हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की थी। आज उस सीरीज का डे 4 है बच्चों। ठीक है, बेसिकली इस सीरीज का मोटिव क्या है, 100 क्वेश्चंस करवाएंगे लेकिन विद कंसेप्ट के साथ। आप देख पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें हम इस पे कवर करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब को एक ही क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट भी लगा रहा है, उसका सब कंसेप्ट भी लगा रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हमने सारी चीज सीखी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास जी मेंस पर कितने टाइम होता है भाई। आपको मिलते हैं 3 आवर। ठीक है, और आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 75 क्वेश्चन करने होते हैं कि नहीं करने होते। ठीक है, अब जिसको जी मेंस क्या करना है, क्वालिफाई करना है, खाली क्वालिफाइंग नेचर में करना है। जिसको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है वो टारगेट रखो अपना 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। कभी कभी ये होता है ना कि यार लालच के चक्कर में क्या 75 क्वेश्चन है, 3 आवर है, अब जल्दबाजी के चक्कर में सोचते हैं कि मैं 75 के क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, या कितने का अटेम्प्ट करूंगा, 70 अटेम्प्ट करूंगा या 60 अटेम्प्ट करूंगा। अब देखो, एक होता है अटेम्प्ट करना कि हाँ भाई अटेम्प्ट कर रहे हैं 70 और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। एक होता है बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करना, बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करना। ठीक है, कौन सा प्रीफर है, ये प्रीफर है, बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करना। अब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसे सॉल्व कर रहे हो, जब तक आपका आंसर और ऑप्शन मैच ना कर जाए उस क्वेश्चन को छोड़ना मत, उस क्वेश्चन को छोड़ना मत। अगर आपने अपना वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है थर्मोडायनेमिक्स से, आपने थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ी हुई है, आप टाइम लो, कोई बात नहीं, लग रहा है 3 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, टाइम लो, लेकिन उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करो। जो चीज आपने पढ़ रखी है, जो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से आती है। ठीक है, अब इस 70-60 क्वेश्चन तो आपने मान लो कर दिए, अटेम्प्ट कर दिए। अब इस 70-60 में से मान लो आपके 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन ठीक है, ये करेक्ट थे। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन क्या हो गए, इनकरेक्ट। ठीक है, आपके नंबर कितने आते हैं, 4 कितना हो गया, 160। ठीक है, और 30 काट के तो आपके स्कोर कितना है, 130। आप कितना पेपर अटेम्प्ट करके आए थे, 70 क्वेश्चन। आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन सही है, 30 क्वेश्चन गलत है, नेगेटिव मार्किंग। स्कोर कितना बनना था, 160। अगर 40 क्वेश्चन करते स्कोर कितना था, 160। लेकिन आपने क्या बोला कि हाँ भाई करते जाओ 30 क्वेश्चन और कर दिए, चाहे गलत से गलत कर दिए, तो क्या मार दिया, कितना हो गया स्कोर, 130। क्या ये अच्छा स्कोर है भाई, बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं है यार। तो मैं यही कह रहा हूं, क्वेश्चन की तरफ मत भागो कि हाँ भाई ये 3 घंटे हैं और मेरे को इतने ही क्वेश्चन करने हैं, 75 70 60। अरे यार आप 50 क्वेश्चन भी कर लो ना, बिल्कुल बढ़िया से एकदम 50 क्वेश्चन हो जाएगा यार आराम से। ठीक है, 50 क्वेश्चन भी कर लो अच्छे से, या 55, या क्या कर लो 60 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लो। ठीक है, आपका जी मेंस आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल क्वालिफाई तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको जी मेंस के बेसिस पर कोई कॉलेज चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा मिलना चांसेस कम होते हैं जनरल वालों के लिए, इनके लिए, जनरल वालों के लिए। ठीक है, चांसेस कम बैठते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिनिमम टारगेट रखो कि 200 प्लस या 200 चलेगा, 200 या 200 प्लस चल जाएगा। ठीक है, तो कितने 55 या 60 क्वेश्चन बेहतर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। मान लो आपने 55 क्वेश्चन, चलो 55 क्वेश्चन करेक्ट, एकदम करेक्टली अटेम्प्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 50 या 55 क्वेश्चन रेंज पर। ठीक है, करेक्टली एकदम अटेम्प्ट करा है आपने, ज्यादा क्वेश्चन मत करो, अपने पूरे 3 घंटे इन पर लगा दो भाई, मजाक से हटके अपने पूरे 3 घंटे 180 मिनट इन 55 क्वेश्चन में लगा दो, सिलेक्ट करो 55 क्वेश्चन। अब ये सिलेक्ट वाला आपको चीज आनी चाहिए यार,
या आखिर में चीज करोगे कि सिलेक्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन की, कौन सा मेरे को करना है कौन सा नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सिलेक्ट, अब आपने ऊपर पढ़ा स्टेटमेंट, कितना मतलब 30 मिनट्स या 30 सेकंड्स में आप पढ़ते हो, ऊपर आपने स्टेटमेंट पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक कर गई बात कि थर्मोडायनेमिक्स का है, क्लिक कर गई कि कौन से कंसेप्ट से पूछ रहा है, ठीक है, कार्नोट इंजन से पूछ रहा है, ठीक है, तुरंत करोगे आप उस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन पढ़ा, समझ ही नहीं आ पा रहा कि चैप्टर कौन सा, आप चैप्टर ही नहीं ढूंढ पा रहे, क्या ये मैकेनिक्स है, क्या रोटेशनल, क्या डायनेमिक्स, क्या चीज लगाऊं, सब कंसेप्ट भी नहीं मिल पा रहा, उस क्वेश्चन को नहीं करना, उस क्वेश्चन को आपको नहीं करना, अगले पर बढ़ जाओ, अगले पर बढ़ जाओ। क्वेश्चन की कमी नहीं है, अरे यार क्वेश्चन की कमी है क्या, 75 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिला के, फिजिक्स में कितने हैं भाई, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते रहो बस। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है यार, ये छूट जाएगा डर के माने, अरे ये नहीं होता तो आगे वाला होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ते ही क्वेश्चन, पढ़ते ही कंसेप्ट और चैप्टर पता चल गया, अरे यार ये तो उस तरीके का है, अरे ये रोटेशनल मैकेनिक्स है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा आंसर आ जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए वो चीजें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी का है ये क्वेश्चन, पक्का डायरेक्ट लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, सॉल्व करो, बस ढूंढना यही होता है क्वेश्चन में कि किस कंसेप्ट का है ये। आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आया कंसेप्ट कौन सा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि किस कंसेप्ट से पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल मोशन से पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से पूछ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, किस चीज से पूछ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आया आपको पढ़ के, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। 30 सेकंड लगेगा मिनिमम आपको क्वेश्चन पढ़ने पर, और 30 सेकंड आपको लगेगा कंसेप्ट ढूंढने पर कि किस चैप्टर से आया। 1 मिनट में आप देखोगे उस क्वेश्चन को, समझ जाओगे कि करना है कि नहीं करना, ठीक है, टाइम बचेगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको 3 आवर में बेस्ट 55 क्वेश्चन करने हैं बस। अगर आप इससे ज्यादा क्वेश्चन करते तो देखो भाई, मिनिमम तो इतने करने हैं, ये मिनिमम है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 50 या 55 क्वेश्चन अच्छे से कर लो बस, एटलीस्ट 50 to 55, इससे ज्यादा भी कर लो बहुत बढ़िया, आपको ही फायदा, लेकिन एटलीस्ट 55 क्वेश्चन भी मिनिमम कर लो, ठीक है। बिल्कुल सही करने, ऐसे ही 55 क्वेश्चन खाली आपने अटेम्प्ट किए, उसमें सही कितने हमें नहीं मालूम, ऐसे नहीं, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको लगे बिल्कुल सही जाएगा मेरा, ये गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो सेशन करते हैं स्टार्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितना भी है 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 क्वेश्चन आसपास जी मेन से पूछे गए हैं, ठीक है। एनालिसिस लगा के 2000 कहीं से भी ले लो, 2000 मैंने 16 से लेके 2024 तक 50 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से रखे हुए हैं, ठीक है। कैसे, हाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हमेशा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते यार, पेपर में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यही चीज सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, 2 long parallel wires carrying currents 8 ampere and 15 ampere in opposite direction, 2 पैरेलल वायर्स है जिन पर करंट कैरी कर रहा है, एक पर है 8 एम्पियर, दूसरे पर 15 एम्पियर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर है। किसी डायरेक्शन पर, दोनों अपोजिट, मतलब एक अगर अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर आएगा, ठीक है। डॉट क्रॉस का मतलब आपको पहले ही पता होगा, क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। और प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, मान लो ये दोनों हैं, ये 7 सेंटीमीटर एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, ठीक है भाई। ए पॉइंट P इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द वायर्स, एक पॉइंट P है यहाँ पर, मान लो, जो इन दोनों वायर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब सबको पता होगा, ठीक है, जी मेंस वाले हो, इक्वी डिस्टेंस, ये छोटी छोटी चीजें सबको पता है कि इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो यहाँ पर अगर A है, ये B, तो AP इक्वल्स टू PP, तो ये इक्वी डिस्टेंस को हमने मान लेते हैं D, ये D है तो ये भी D होगा, और ये 90 एंगल बनेगा, 90 का इक्वी डिस्टेंस, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो, such that the line joining the point P to the wires are perpendicular to each other, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना दिया। The magnitude of magnetic field at P is, आपको पूछ रहा है इस P पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इस 2 लंबी पैरेलल तार की वजह से यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड
क्रिएट हुई होगी। तो यही पूछ रहा है आपसे कि बी नेट बताओ, बी नेट किसके इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, क्योंकि देखो 10⁻⁻⁶ टेस्ला पीछे दे रखा है, आगे क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वही न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पर, थोड़ी कैलकुलेशन रहती है लेकिन कैलकुलेटर आपके पास है प्रॉपर, ठीक है, वहां दिया रहता है इसलिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको सबसे पहला कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो ना तो बायट-सावर्ट लॉ आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एक छोटी सी तार के लिए निकालते थे कि तार की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, उसके बाद हम क्या निकालते थे, एक फाइनाइट वायर के लिए, एक फाइनाइट वायर है उसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये अगर φ1 है इस तरफ तो ये ऊपर होता है φ2, वो भी हमने निकाली थी नहीं निकाली थी, और ये क्या है पैरेलल है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है इसी वाला, ठीक है, तो पैरेलल मतलब दोनों पैरा एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, ऐसे है ना 90 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट करेगा वो कितना करेगा B1, ठीक है, म्यू नॉट I डिवाइड बाय कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितनी है D, ठीक है, और P2 कितनी होगी, B2 भी तो सेम ही है, दोनों पैरेलल वायर है, म्यू नॉट I1 है नहीं, तो ये हो जाएगा I2 डिवाइड बाय 2 पाई D, ठीक है। अब ध्यान दो एक चीज को कि डायरेक्शन अब जोड़ना है या घटाना है, बी नेट बनेगी तो हमें पता है, लेकिन घटाना है या जोड़ना है, देखो ध्यान से देखो, अगर करंट आपका ऊपर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती है, करंट आपका नीचे होता है, नीचे की डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है बाहर आती है, सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, समझ में आया ना बात को। इस केस पर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर की तरफ, इधर की तरफ, और इस केस पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरफ, जो बी नेट आएगा वो क्या आएगा, बी नेट आएगा वो क्या आएगा √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब B1 का स्क्वायर करोगे तो म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई, ये D बाहर आ जाएगा, रूट बचेगा यहां पर I1 का स्क्वायर प्लस का I2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये D की वैल्यू क्या है भाई, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, अरे पाइथागोरस से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, 2D स्क्वायर, ठीक है, तो D का स्क्वायर प्लस का D का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर, ठीक है, तो D स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49 डिवाइड बाय 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7 डिवाइड बाय √2, 7 डिवाइड बाय √2 आपके D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू पता है, म्यू नॉट भी पता है आपको कितना होता है, म्यू नॉट कितना होता है भाई 4 पाई × 10 की पावर -7, ठीक है, 4 पाई ऊपर नीचे 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, कटेगा ना 2 बचेगा और ये D आ जाएगा 7 2 √2, I1 मालूम है I2 मालूम है, इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी P नेट निकाल लोगे क्या, B नेट निकाल लोगे। अब क्या करनी कहा यहां पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से भी कहता हूं और अब भी कहता हूं, ठीक है, फिजिक्स पर अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हो और क्वेश्चन का अप्रोच समझ जाते हो, फिर आपको आगे जो करनी होती है वो मैथ करनी होती है, ठीक है। अब इसके लिए फिजिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपकी कैलकुलेशन में पकड़ होनी चाहिए, कैलकुलेशन किस स्पीड से आप कैलकुलेट कर रहे हो चाहिए वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अब तो बी नेट निकाल दोगे ना भाई, म्यू नॉट पता है, 2 पाई पता है, D पता है, I1 पता है, I2 भी पता है भाई, I1 तो उसने दे रखा है ऊपर, सब चीज तो दे रखी है, और I2 कितना है भाई 15 एम्पियर, ठीक है, बस आराम से निकाल लोगे, निकालो, ठीक है, निकालो और आंसर बताओ मेरे को क्या है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो।
क्वेश्चन नंबर 2, एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मशीन गन। ठीक है, और मशीन गन के बारे में तो आपने देखा होगा, एक बार चलाई तो बहुत गोलियां निकलती रहती है, एकदम बुलेट्स फायर होती रहती है। ठीक है, 50, 100% कितने भी रफ्तार से अगर आप चलाती हो ना, ठीक है, इस तरीके से, तो एक फोर्स लगा 125 न्यूटन का अप्लाई किया मशीन गन पर, फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ बुलेट लिख लो। मैंने क्या कहा था पहले भी, जो जो चीज मिलती है उस चीज को आपको लिखना है 0.01 kg, सबको उनकी एसआई यूनिट्स पर ही कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्पीड आपको दे रखी है, किसकी स्पीड से जा रही है, 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे तो कीप इट इन पोजीशन, उसको पोजीशन पर। अब देखो होता क्या है, जब आप मशीन गन चलाते हो ना तो बुलेट्स हो गई आगे की तरफ। न्यूटन ने क्या बोला था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मशीन गन पीछे की तरफ आती है, अपनी पोजीशन से हिल जाती है। ठीक है, तो उस पर उसको अपनी पोजीशन पर रखने के लिए बैकवर्ड फोर्स को, पीछे वाला जो फोर्स लगा था, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स आगे की डायरेक्शन पर, वो दे रखा है ना आपको, कितना, 125 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स मेरे को इसलिए लगाना पड़ा ताकि वो अपने पोजीशन पर ही रहे, क्योंकि जैसे ही आपने उसको चलाया तो गोलियां तो निकल रही है, एक्शन तो हो रहा है, तो रिएक्शन भी तो होगा, तो पीछे भी तो जाएगी मशीन। मशीन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो उस बैकवर्ड ना जाए इसलिए मैं आगे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, आगे, ठीक है, द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, आपको बताना है कि मशीन गन एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बुलेट्स फायर कर रही है। ठीक है, लेट मान लेते हैं, लेट द मशीन गन क्या, कितने फायर कर, फायर्स एन नंबर ऑफ बुलेट्स ठीक है पर सेकंड। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डायरेक्ट पता है कि एन फायर कर रही है, डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, जीमेंट से थोड़ी मांगता है कि आप ये लंबा चौड़ा रखो, सीबीएसई की तरह नहीं मांगता, कहता आप डायरेक्ट करो, आपको शॉर्ट तरीका मालूम है, आपको लॉन्ग मालूम है, आपको ट्रिक मालूम है, सब लगाओ, बस मेरे को आंसर दो। सीबीएसई क्या बोलती है भाई, अगर आप सीबीएसई में शॉर्ट तरीके से आंसर निकाल के दे दो, काट देती है सीबीएसई। सीबीएसई कहती है स्टेप्स करके दिखाओ, स्टेप्स करो, स्टेप्स में करो तब मैं नंबर दूंगी। ठीक है, तो सीबीएसई और जीमेंस दोनों अलग अलग होते हैं, पेपर पैटर्न, ठीक है, अलग अलग है। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी होता है कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, डी dt। ठीक है, अब अगर एक बुलेट का मोमेंटम है mv, ठीक है, mv अगर एक बुलेट का मोमेंटम है, तो अगर n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर हुई पर सेकंड पर, ठीक है, तो कितना मोमेंटम क्रिएट होगा, nmv। ठीक है, तो यह आया आपके पास mv। ठीक है, मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा हर बुलेट का। ठीक है, अब देखो तो यह dn बाई dt। ठीक है, ये उतना हो गया, दिस इंप्लाइज यहां पर डालो कि dn बाई dt इसी कॉस्ट क्या आएगा, फोर्स डिवाइड बाई mv। ठीक है, ये लो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये dn बाई dt क्या है, यह है नंबर ऑफ बुलेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। ठीक है, कि एक सेकेंड पर कितने नंबर ऑफ बुलेट्स निकल रही है, फायर हो रही है। ठीक है, फोर्स आपको मालूम है। अब क्या है जी, कैलकुलेशन वाला पार्ट, फोर्स आपको मालूम है। ठीक है, मास आपको मालूम है, मास कितना, 0.1 kg। ठीक है, और ये कितना है, 250। ठीक है, निकल जाएगा आंसर बिल्कुल। ठीक है, अब यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 100, उस 100 से मैंने एक जीरो काटा। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 1250 डिवाइड बाई 25। ठीक है, 25 5 जा, आंसर कितना आया, 50। ठीक है, तो dn बाई dt कितना आया आपका,
50। यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर है कि पर सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स फायर हो रही है, 50। मतलब एक सेकंड में 50 गोलियां निकल रही है, 50 बंदे खत्म हो जाएंगे एक सेकंड में। ठीक है, समझ में आया? कंसेप्ट बेसिक है। मोमेंटम आपको पता था, नहीं पता था यार? मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास एंटी वेलोसिटी, ये 9th क्लास के बताया, 10th क्लास के बच्चों को भी पता है। थिंकिंग अप्रोच चेंज क्या हुई, थिंकिंग अप्रोच, कि किस तरीके से एक क्वेश्चन आप सोच पाए कि अब देखो ये सेम चीज मोमेंटम तो उसको ही पता था 9th 10th क्लास का कि मास एंटी वेलोसिटी होता है, क्या उसको अब वो सोच नहीं पाया? वो सोच क्या नहीं पाया कि अगर बुलेट आगे जा रही होगी तो मशीन गन पीछे भी गई होगी, उस पीछे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा आगे की तरफ, तभी तो F = क्या हो गया, तभी तो जो फोर्स आगे की तरफ लगाया है वो किसके इक्वल हो गया, मोमेंटम पर सेकंड के इक्वल हो गया। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ये 11th 12th वाले सोच पाएंगे इस तरीके से, अगर जिन्होंने अच्छे से कंसेप्ट में पकड़ होगी। ठीक है, 9th 10th वालों को तो फॉर्मूला तो सेम ही है, 9th 10th वालों को पता ही था मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आया? यही चीज तो मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज प्लेट्स। 2 पैरेलल चार्ज प्लेट्स है, इसके बीच पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है, बिल्कुल ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। एक इलेक्ट्रॉन ये दो फील्ड के बीच पर आ गया सिमेट्रिकली विद द काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी के साथ वो आ रहा है फील्ड के अंदर। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। ठीक है भाई, सब ठीक। द एंगल थीटा ऑफ डिविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड इज क्या होगा, और पूछा है आंसर डिग्री में बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस फील्ड पर आया और जब इलेक्ट्रॉन इस फील्ड को क्रॉस कर जाएगा तो वो किस एंगल के साथ क्रॉस करेगा इस फील्ड को, आपसे थीटा की वैल्यू मांग रहा है। अब ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इस केस पर उसके पास फोर्स लगा ऊपर की तरफ, मतलब वो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो इस तरीके से बाहर चला जाएगा और ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v। वो कैसे आएगी, या एक वेलोसिटी उसकी x एक्सिस के अलोंग होगी और एक वेलोसिटी उसकी y एक्सिस के अलोंग होगी। अरे तभी तो रिजल्टेंट आता है यार, वेक्टर रिजोल्यूशन। नहीं मालूम? ठीक है, ये थीटा, अब यही थीटा आपसे मांग रहा है तो tan थीटा निकालोगे, कितना होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, v/vx। ठीक है, अब थीटा मांग रहा है आपसे तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, tan इनवर्स vy डिवाइड बाई vx। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है आपको क्या निकालना है, आपको vy पता होना चाहिए और vx पता होना चाहिए, बाकी तो डिवाइड करोगे तो थीटा तो आ जाएगा मेरे। ठीक है, अब ये vy कैसे आएगा, ये vy और vx कैसे आएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ mvx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये आया E। ठीक है, तो vx यहां से आएगा, vx इज इक्वल टू √E/m। चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, vx आ रहा है नहीं आ रहा है, और मेरे को चेक करके बताओ कि जो vx आएगा वो क्या आएगा, √E/m। 2 ऊपर जाएगा, 5 से पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 2 5 जो 10, ये E बच जाएगा, vx क्या आएगा, E/m। vx इज इक्वल टू क्या आया, √E/m। vx पता चल गया, अब vy के बारे में कुछ बताओ। ठीक है, ठीक है भाई, हम न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन से बताएंगे। vy इज इक्वल टू क्या होता है, uy प्लस का ay, और ये आया आपके पास टाइम t। इसी से तो vy निकाल सकते हैं ना।
अरे न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। मैं किस एक्सिस के लिए लगा रहा हूँ? y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के सारी चीजें लिखूंगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जो कि 0 है इनिशियल, तो वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ना यार। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस के अलोंग। अब देखो फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? y एक्सिस की तरफ। मतलब कि ये कि उसका x एक्सिस की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। x एक्सिस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा उसके पास, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन मतलब 0, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। उसकी x एक्सिस के अलोंग क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये ay कैसे आएगा भैया? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? QE, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? uy तो 0 है, तो vy इज इक्वल टू क्या आएगा? ay t। अच्छा, इस t की वैल्यू क्या है? टाइम यार, कि कितना टाइम लगेगा उसको फील्ड को क्रॉस करने पर। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ क्या आएगा? l डिवाइड बाय स्पीड क्या है? vx। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई नहीं आई बात समझ में। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने पर, तो vy निकाल लो यहां से। vy इज इक्वल टू क्या आएगा? QE डिवाइड बाय m, ठीक है। और t से मल्टीप्लाई करो l डिवाइड बाय vx इंटू l डिवाइड बाय vx, ठीक है। सारी चीज आपको यहां पर मालूम है। vy ये रहा, vx को इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर आपकी जो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री निकल के आएगी। मेरे को सारे चेक करके बताएंगे कि हाँ सर हमारी 45 डिग्री आ गई है। कमेंट सेक्शन में यस सर 45 डिग्री आ रही है, ठीक है। थम्स अप का साइन, यस सर 45 डिग्री आ रही है, ठीक है। क्या करना है इसके बाद आपको? यह आपके पास vy और यह आपके पास क्या होगा? vx, नीचे आगे vx, ठीक है। करोगे सॉल्व इसको तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 45 डिग्री, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विद एपेक्स एंगल ए इज cot a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको प्रिज्म का, कितना दे रखा है भाई? cot a/2, ठीक है। cot a/2 का मतलब क्या होता है भाई? cos a/2 डिवाइड बाय sin a/2, यही तो होता है ना भाई। अरे यार फिजिक्स पढ़ी है क्या? मैथ पढ़ी है? द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे मांग रहा है, निकाल दो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस किस किस को? अरे वाह भाई वाह, 31 जनवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आया कि नहीं आया भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बोलो भाई, आया कि नहीं आया? आया सर। तो यही तो मैं कह रहा हूं यार, 25 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, ठीक है। जिसमें कि टॉप लेवल अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, ठीक है। मान के चलो कि 10 क्वेश्चंस इजी तो मॉडरेट होंगे। इजी टू मॉडरेट का मतलब क्या है कि 10 क्वेश्चन मतलब ऐसे इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है लेकिन कैलकुलेशन अच्छी करनी है, अच्छी खासी कैलकुलेशन उसमें आपसे करवाएंगे, ठीक है। 10 to 15 क्वेश्चन तो इसी रेंज में रहने वाले हैं पक्का 100%, ठीक है। अब बाकी के बच्चे 10 से 15 क्वेश्चन, अब बच्चे 10 क्वेश्चन, ठीक है। उस पर आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग अपना चलाना है, ठीक है। बस हल्का सा दिमाग चलाना है, हाई लेवल दिमाग तो आपको नहीं चलाना उसमें, बस थोड़ा सा और आप क्या करना है, अपना दिमाग चलाना है, ठीक है।
अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला किसको इसको पता है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं साइन ए प्लस का डेल एम, ठीक है, डेल्टा एम कैसे एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 वेयर ए इज एपेक्स एंगल, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है, दिस इंप्लाइज ये हो गया cos a बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, ठीक है, और डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 क्या cos थीटा को कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 लिख दिया इसको इस तरीके से, ठीक है। इसी का क्या आएगा साइन ए प्लस का डेल एम डिवाइड बाई 2, समझ में आया नहीं आया? अरे cos a बाई 2 cos थीटा इसी का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेम लिख दिया। अब कंपेयर कर लो, साइन साइन इधर है तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर a प्लस का डेल एम डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आएगा 90 माइनस ए बाई 2, तो 90 डिग्री माइनस के a बाई 2, ठीक है। और सॉल्व करो इसको तो ये आएगा आपके पास a प्लस का डेल एम इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस के कितना आएगा भाई माइनस के a, ठीक है। तो यहां पर डेल एम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 180 डिग्री माइनस के 2a, यही तो है आपका आंसर भाई, 180 डिग्री माइनस के 2a। ऑप्शन इसके में दे रखे होंगे, ठीक है, ये ऑप्शन वाला है, इसमें ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, मैंने ऑप्शन नहीं रखे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है यार, जी मेंस का पेपर थोड़ी सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे, ऑप्शन रखूं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आया, कंसेप्ट क्या है, आप अप्रोच किस तरीके से इसको सॉल्व करने की है, डायरेक्ट आंसर निकालो अपना 180 डिग्री माइनस का 2a, ठीक है। तुक्का थोड़ी मानना है कि हाँ भाई ऑप्शन मैच कर रहा है टक टक टक, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आया मैच करो, हाँ भाई ये आपका जो आंसर आया कि उसमें है, हाँ भाई है, मारो टिक, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एटॉमिक मास ऑफ C6H12 is 12.000000 U and that of C613 is 13.003354 AMU. The required energy to remove a neutron from C613 if mass of neutron is 1.00865 U will be, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आपके पास C613, ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर दिया आपने इसको C6H12 पर, ठीक है, ये क्या है आइसोटोप्स है ना, और न्यूट्रॉन यहां पर निकला है, न्यूट्रॉन क्या है यहां पर निकला है, ठीक है, ये लो न्यूट्रॉन यहां पर निकला है। अब आपसे पूछ रहा है अगर आपको इस C613 के तोड़ना है किस पर C612 पर प्लस का न्यूट्रॉन निकले तो आपको इस पर कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, या आपकी एनर्जी पूछ रहा है कितनी एनर्जी डालोगे कि ये टूट जाए, ये जो आइसोटोप है C613 वो टूट जाए किस पर C612 पर और न्यूट्रॉन रिलीज हो, तो कितनी एनर्जी। अब बच्चे को यहां मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई डेल्टा mc² होता है कि नहीं होता, अरे यार होता है कि नहीं होता, होता है, वही चीज हम यहाँ लगाने वाले हैं। ये देखो डेल्टा से इसका मास लगो, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होती है मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लगाते हो, इसी का यूज करके बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। बाइंडिंग एनर्जी तो है, ये एनर्जी क्या है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, ये बाइंडिंग एनर्जी लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। C6 कितना है भाई इसका C6 13.003354, ठीक है। मान लो एनर्जी मैंने कितनी दी इसमें, मान लो डेल्टा mc², यही तो एनर्जी मैं देता हूं यहां पर, ठीक है। अब ये इक्वल होगा इधर का मास इधर के, तो C6H12 में कितना आया, ये भी C² के साथ मल्टीप्लाई होगा ना यार, ठीक है।
तो सीसी कैस्ट्रॉल का मास कितना है 12.000, 12.1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.00865, 1.00865 U, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले आप निकालो यहां से कि डेल्टा एम मास में कितना चेंज आया, मास डिफेक्ट कहते हैं इसको, कितना होगा भाई। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आएगी 12 प्लस का एक क्या आएगा 13.00, ठीक है 8665, ठीक है U, और माइनस करना है इस वाले को, माइनस कर दो 13.003354, ठीक है U। इसको माइनस करोगे तो आपके पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एम की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 8665 और यह है 3, तो इसको करोगे 54, कितना आएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ आएगा आपके पास 0, अच्छा 0.005 में से 4 गया कितना आएगा 1, ठीक है, और 6 में से 3 गया यहाँ आया 3, ठीक है भाई। 6 में से एक और 3 गया तो यहाँ आया 3, और 8 में से 4 है नहीं 5 में से 4 गया, 6 में से 5 गया तो यहाँ 1 आएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, 8 में से 3 गया 5 आएगा, ठीक है। साइन कैसा आएगा भाई माइनस का, माइनस के 0.005311, या आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी U, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि एनर्जी इसमें रिलीज हुई है, नेगेटिव साइन शो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। पॉजिटिव मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, नेगेटिव मतलब एनर्जी निकली है, ठीक है। तो डेल्टा एम इसी का इतना आया, ठीक है। तो अब डेल्टा एम एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कितनी एनर्जी होती है भाई डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। बस ये लगाना है आपको, डेल एम की वैल्यू आपको पता है -0.0053, ये आएगा 11 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ये आपका सॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्या यूज किया है यहाँ पर, ये चीज याद को रख लो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। ये लो, ये सारी चीजें याद रखो कि एक एटॉमिक मास यूनिट पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है, ठीक है, पर सी स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो देखो, लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। अब आपके पास एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, पहले तो सर्किट बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा नहीं इमेज में, तो मैं ऐसे यहां बना लेता हूं फिर से, ठीक है। यहां पर ए है, यहां पर बी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इधर पास कर दिया है, मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका सर्किट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो लॉजिक ऑपरेशन ये सर्किट परफॉर्म करेगा वो किस डिजिटल किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। आपके पास ए बी, अब ये क्या है और, ये और गेट है कि नहीं है, ये क्या है एंड, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं नैंड, ठीक है। किसका होता है ये, नॉट प्लस एंड का,
होता है कि नहीं होता? अरे एंड गेट और उसके आगे नॉट तो नैंड हो गया, ठीक है, नैंड गेट। अच्छा, यहां से गया दो इनपुट ए बी, और का मतलब है तो और क्या बन के क्या बाहर निकलेगा? ये ए प्लस बी, ठीक है। और का मतलब जोड़ो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ए प्लस बी यहां से आया, अब एक इनपुट यहां गया ए और दूसरा ये उसने लिया बी, दोनों का एंड हुआ, दोनों का एंड हुआ, ए डॉट बी, ठीक है। अब वो ए प्लस बी इनपुट इस पर गया नैंड गेट पर, ठीक है, और ए डॉट बी इस नैंड गेट पर दूसरा इनपुट गया, ठीक है। इनपुट पास हुआ तो यहां पर मान लो आपको एक जेड आउटपुट मिला, वो जेड आउटपुट क्या होगा भाई? वो जेड आउटपुट क्या होगा? ए प्लस बी, ठीक है। आगे क्या रखा है? एंड डॉट ए डॉट बी का पार। कितने को लिखना आ गया कि ये मिलेगा जेड, जो प्रोडक्ट मिलेगा, जेड जो आउटपुट मिलेगा वो ये होगा। कितनों को आ गया लिखना? क्योंकि ये गया ए प्लस बी, एक इनपुट, दूसरा दो इनपुट। अरे इसके पास दो है ना, कि दो इनपुट ले सकता है, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या हुआ देखो, सबसे पहले क्या है? एंड, तो एंड किया, डॉट लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये बिंदी, बिंदी है कि नहीं? इस बिंदी का मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब कंप्लीमेंट लो, तो कंप्लीमेंट भी ले लिया। अब इसके आगे भी एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो मतलब जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? z का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब z तो खुद एक कंप्लीमेंट है, तो z का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल a प्लस बी, ठीक है, डॉट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब सॉल्व करो इसको, यह आ जाएगा ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए बी प्लस का यहां पर आएगा बी डॉट ए बी, ठीक है। अब ए डॉट ए बी, ए डॉट ए कितना होता है? ए ही होता है, और यह आ गया आपका ए बी प्लस का ए बी, यह आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अरे अब ए बी प्लस ए बी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। और ये y इक्वल्स टू आउटपुट क्या आया आपका? ए बी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका? मतलब एंड गेट है। क्या होगा आउटपुट आपका? एंड गेट। नहीं आए समझ में? ये ए बी प्लस का ए बी होता है, पता चला क्यों? अरे यार यहां देखो ना, सारी चीजें प्रैक्टिकल है। ए बी अगर आप जीरो लेते हो तो जीरो प्लस का जीरो आएगा जीरो। ए बी अगर आप वन लेते हो तो वन प्लस का वन आएगा कितना? वन। तो आया ना, ए बी तो आया, ए बी आएगा, ठीक है। अगर ए डॉट ए करती हो तो भी ए आता है, देखो जीरो डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन, तो ए तो आता है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक लॉन्ग 100 मीटर लॉन्ग वायर। अच्छा, एक वायर है जिसकी जो लेंथ आपको दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है कितना? 6.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, एंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स का मॉडुलस क्या है? y इसी को क्या दे रखा आपको? 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 250 न्यूटन। एक लोड पर आपने उसे सब्जेक्ट किया है, उस पर एक लोड क्या किया? लटका रखा है। देन द इलोंगेशन ऑन द वायर, वायर के अंदर कुछ क्या इलोंगेशन आई होगी? डेल्टा एल। वो आपसे पूछ रहा है कि इलोंगेशन कितनी है, वो मेरे को बता दो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एक और क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है यंग्स मॉडुलस को कैसे लिखते हैं आप? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन लिखते हैं कि नहीं लिखते? स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है भाई? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन की वैल्यू मतलब डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल क्या कि कितनी उसकी लेंथ पर इंक्रीज आया। डेल्टा एल क्या? उसकी इलोंगेशन, ठीक है। अच्छा,
तो ये y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा, एफ एल डिवाइड बाय डेल्टा एल ए। ठीक है, अब आपसे डेल्टा एल की वैल्यू मांग रहा है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एल डिवाइड बाय वाई ए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी भाई, फोर्स कितना है वो लिखो, फोर्स ये रहा 250 न्यूटन, 250। आगे लेंथ लिखो, लेंथ कितनी है, 100 मीटर है भाई, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10। ठीक है, इनटू एरिया कितना है 6.25, 10 की -4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 25 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इस पावर को आप इधर आगे भेजोगे तो पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपके पास 625 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 आएगा। ठीक है, अब इसको काटो। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास आई है 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 25। ठीक है, 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना। फोर्स आपको मालूम है कितना होता है, 250। ठीक है, 25 एक 10 लिखा तो या 10 2 और 1000, 10 की पावर कितनी आ गई 3। अच्छा, 10 की पावर 10 और ये किया -4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ से 6 आएगा ना, तो एक 10 ऊपर चले जाएगा, ये 6 आ गया तो यहाँ 5 आएगा, तो 6 to 5। ठीक है, ठीक है भाई, 4 5 6 7। ठीक है, 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पर -4 और ये आ गया आपके पास -4 ये था। ठीक है, अच्छा, और 2 -6, ये माइनस का 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेना आप कैलकुलेशन वगैरह पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ए के साथ। अच्छा जी, इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2a/3। अच्छा, ध्यान दो कि जब एक पार्टिकल ऐसा जंप कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 2a/3 होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 3 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो when its displacement is 2a divided by 3, the new amplitude of motion, इस एम्पलीट्यूड का जो नया मोशन आया वो a डैश आया, वो कितना है, na divided by 3। ठीक है, the value of n is, n की वैल्यू बता दो मेरे प्यारे बच्चों। 31 Jan 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, ये दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है शायद, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और बहुत ही इजी है। 31 जन स्टार्टिंग में भी करवाया था मैंने पहला, वो भी 31 जन को पूछा था, शिफ्ट 1 में पूछा था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यार, डरने की बात नहीं है। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि इजी आए, मॉडरेट आए मैं कर लूंगा, और थोड़ा सोचने वाले आए तो अगर मैं उसमें टाइम दूंगा तो वो भी मैं कर लूंगा। बस इतना प्रिपरेशन रखो अपने, ठीक है, डरने की बात नहीं है, आराम से करोगे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जो सब्जेक्ट कम स्कोरिंग होता है, मतलब देखो आपके पास क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, अब जिसका मतलब जो सेक्शन ज्यादा इजी आता है या मॉडरेट आता है, उसको पूरे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो सारे, वो आपको स्कोर आपका बढ़ा देगा अपना आप। ठीक है, मान लो मैथ हार्ड आई लेकिन केमिस्ट्री इजी आई, ठीक है, फिजिक्स मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन में आपको करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कितने भी हो सके एकदम सही, चाहे टाइम लग रहा है ज्यादा कोई बात नहीं। 25 कितने हो गया, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, और 25 क्वेश्चन मैथ के थे, उसमें से मतलब मॉडरेट तो डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें से आपने 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बना दिए बढ़िया से। 10 क्वेश्चन मान लो आपने बना दिया तो 50 प्लस कितना हो गया, 60 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे यार। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा आगे वापस क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा
स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ना आपको, सभी को पता है जो जिसने एसएम स्टार्ट करती है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को खोल के लगाओ बस, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स की वैल्यू डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा यहाँ पर 9, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा, ठीक है, रूट 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा, ठीक है, रूट 5a डिवाइड बाई 3। ये आपकी कितनी वाली है v की वैल्यू, और देखो यहाँ पर कि 3v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर ओमेगा रूट 5a। 3 मतलब जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्पीड लगाओगे कि v डैश, न्यू स्पीड क्या होगी उसके 3v के इक्वल हो गई, ठीक है, लिखा ना उसने 3 टाइम्स हो गई एक्चुअल के, तो कितना आएगा ओमेगा रूट 5a इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे 3v वाला क्या आता है a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना हो गया भाई a डैश, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया na डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस के कितना है भाई डिस्प्लेसमेंट 2a/3, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको आगे फर्दर, ओमेगा रूट 5a इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर रूट, यहाँ पर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 और 9, तो ये आएगा 9na स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास मिलेगा n स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस के 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ठीक है। कॉमन निकाल लो, ओमेगा रूट 5a इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कॉमन निकाला आपने a/3, तो ये आ गया a/3, ये बच गया आपका रूट n स्क्वायर माइनस के 4, n स्क्वायर माइनस के 4, ऐसे एक कट गया, ठीक है। आगे ओमेगा से ओमेगा भी कटेगा, यहाँ ओमेगा था, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, यहाँ कितना आएगा 9 और 9 या 45 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस के 4। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या आएगी भाई 49 अंडर रूट इज इक्वल टू कितना आएगा 7, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू 7, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको फिल करना है कितनी आएगी n की वैल्यू 7, ठीक है। ये देखो n है 7a डिवाइड बाय 3, समझ में आया। चलो नेक्स्ट वन पर, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 150.0 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो आपको एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है, कितनी है 150 माइक्रोफेरेड, जिसको हम लिखते हैं 150 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, ठीक है। आगे इस कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ पर कनेक्ट कर दिया है, V की वैल्यू 36 sin 120 पाई t, ठीक है। यहां से देख पा रहे हो ना ओमेगा की वैल्यू क्या है 120 पाई, यहीं से आ गई ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अरे v इज इक्वल टू क्या होता है यार, v इज इक्वल टू क्या होता है v0 sin ओमेगा t, नहीं होता क्या, ठीक है। v0 क्या है यहाँ पर, दिस इंप्लाइज v0 क्या है यहाँ पर 36, v0 क्या होता है पीक वोल्टेज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है सर्किट पर कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, सारी चीज इसने लगवा दी है आपसे। आपको कैपेसिटेंस के बारे में पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस पे चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता, ठीक है। और करंट I इज इक्वल टू क्या होता है dQ डिवाइड बाई dt होता है, ठीक है। Q की वैल्यू क्या आएगी dt, ठीक है। C तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया C, ठीक है। अब बचा आपके पास V0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t, तो I की वैल्यू कितनी आएगी भाई
आई की वैल्यू आएगी सी। अब वी नॉट साइन ओमेगा टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट पर तो क्या आएगा आपके पास, वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा। बेसिक सी डिफरेंशिएशन है यार, बेसिक सी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लिखते हो आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है भाई। लिखते हैं कि नहीं लिखते, आई नॉट क्या है यहाँ पर, आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। और आई नॉट की वैल्यू क्या है भाई, आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या, सी वी नॉट ओमेगा। आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सी वी नॉट ओमेगा, ठीक है। सी आपको मालूम है 150 10 की पावर 6, 150 10 की पावर 6, ठीक है। वी नॉट आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है 36, और ओमेगा भी आपको मालूम है 125, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वी की वैल्यू, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आएगी कि नहीं आएगी। इसको करो 15 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 36 इंटू 12 पाई इंटू 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आया 15, ठीक है, इंटू 36 इंटू 12 पाई 10 की पावर 8। ये आपके पास क्या आया, आई नॉट की वैल्यू, ठीक है। अब तो क्या है, कैलकुलेटर, खाली कैलकुलेटर आपको अब चलाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। चलो भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। R इज इक्वल टू क्या, रेसिस्टेंस V डिवाइड बाई आई, ठीक है भाई। वेयर V की वैल्यू रखा रखी है इन्होंने, V इज इक्वल टू क्या लिख रखी है, 200 प्लस माइनस के 5 वोल्ट, ठीक है। एंड I इज इक्वल टू आई क्या लिखा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, 20 प्लस माइनस के 0.2 एम्पियर, ठीक है। देन क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर। आर की मेजरमेंट जब आप करोगे उसमें परसेंटेज एरर आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले निकालो रिलेटिव एरर इन वोल्टेज, वोल्टेज में कितना रिलेटिव एरर आया। रिलेटिव एरर क्या होता है भाई, डेल V डिवाइड बाई V। डेल V कितना है यहाँ पर, 5 डिवाइड बाई 200, काटोगे इसको तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 5 4 जा 20, ठीक है, 1/40 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब निकालो रिलेटिव एरर इन करंट पर। करंट पर रिलेटिव एरर क्या आएगा, सेम डेल आई बाई आई। कमाल की बात है, 29 जन 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन आया है, 29 जन 1 को, ठीक है। शिफ्ट फर्स्ट पे आ रहे हैं आसान आसान से क्वेश्चन। डेल आई की वैल्यू कितनी है, 0.2, आई की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 20, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है भाई। अब निकालो क्या आप, ठीक है, ये हो गया ना इतना। अब रिलेटिव एरर इन रेसिस्टेंस, ठीक है। रिलेटिव एरर इन रेसिस्टेंस में क्या आएगा, ये दोनों आप जोड़ोगे 140 प्लस का 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड अप करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 100, ठीक है, 100 ही आएगा ना। 100 और उसका एलसीएम लोगे तो कितना आता है, 4 10, ठीक है, 400, ठीक है भाई। अब इसको आगे सॉल्व करो तो कितना आएगा यहाँ पर, 10, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 14 डिवाइड बाई 400, ठीक है। 14 डिवाइड बाई क्या आएगा, 400 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज, ठीक है, एरर
इन रेसिस्टेंस पे कितना परसेंटेज एरर आएगा? वो क्या होगा भाई, रिलेटिव एरर जितना आया है मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 14 डिवाइड बाई 400, 14 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 104 का 4 7 जा, आपके पास आंसर कितना आया 7%। 7% का क्या आएगा बच्चों, परसेंटेज एरर आएगा रेसिस्टेंस पर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा, इसी सा 29 जन 2024 इसी साल पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट पर। 39 जन 2024 में शिफ्ट फर्स्ट पर 2 इजी क्वेश्चन मैंने आज निकाले थे, यहाँ पर रखे नहीं थे, और भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी क्वेश्चन आएंगे, नहीं, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आप उन इजी क्वेश्चंस को, आपको एक तो टाइम बचता है उन पे, ठीक है, और बिल्कुल सही होंगे, ये गारंटी होता है अगर आप ढंग से करो। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स किया करो यार, ताकि हमको भी खुशी मिल सके कि बच्चों को मतलब समझ में आ रहा है हमारी वीडियो से। ठीक है, चैनल पर आप पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल पर बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, शॉर्ट वीडियोस है, ठीक है, 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, अच्छे से एक कंसेप्ट लिया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें उसमें समझाई हुई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उन वीडियोस को भी देखो। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। और बच्चों एक जरूरी इंफॉर्मेशन, मंडे से हम नीट का भी स्टार्ट करने वाले हैं, नीट फिजिक्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आपको पढ़ा हुआ है और आप सीधा टॉप लेवल से स्टार्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, ये 2 या 3 मंथ्स पर बिल्कुल अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या चीज पूछी जाती है, ठीक है, कैसे करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, सारी चीज डिस्कवर करेंगे बच्चों नीट पर। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बढ़िया से, फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नीट में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखना बस कि ये फॉर्मूला है, हाँ इस तरीके से। जी मेंस पर कुछ होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन कुछ पर आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ता है यार, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आ रहा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा रहे हो। ठीक है, सब कंसेप्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रिलेटिव मोशन भी लग रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी भी लग रहा है। ठीक है, एक ही कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें लग रही है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू।